आज हम लोग WBHS क्लास 12 इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 20, और पूरे बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर से 11 मार्क्स टोटल क्वेश्चंस आएगा। इसमें से MCQ भी रहेगा, SAQ भी रहेगा और लॉन्ग आंसर्स भी रहेगा। कौन कौन सा ईयर में 2023 से लेकर 15 तक का इस चैप्टर से कौन कौन से ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया ऑलरेडी तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज ये चैप्टर को हम लोग समझेंगे, ये चैप्टर में है क्या। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जो नाम है ये सब नाम का मतलब समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसी के जब नाम है तो इसी के ऊपर चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या है, What do you mean by poverty? बोलो। पॉवर्टी मतलब गरीबी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। अब देखो गरीबी जो है ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्टिव टर्म है। अब अगर मान लो मुकेश अंबानी हमको देखेगा तो लगेगा तो गरीब है ना। लेकिन अगर हम किसी को देख रहे हैं रोड में बैठा हुआ है भूखा, तो मेरे लिए क्या है, वो गरीब है। हम सोचेंगे हम तो अमीर है ना। अब अगर वो किसी को देख रहा है जो एकदम भूख से मर रहा है, जिसके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं है, अगर कुछ ना मिले खाने के लिए तो वो मर जाएगा। तो वो जो फुट में ही बैठ के होता है ना, देखते हो ना स्कूल जाने टाइम रोड में बैठ के खाना बनाना कर रहा है, तो हम लोग के लिए क्या, वो लोग गरीब है यार, घर नहीं है। लेकिन उन लोग अगर देखेगा किसी को जिसके पास खाने का ही नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है, खाने पीने का तो है, खा पी तो ले रहे हैं बच्चा, रोड में जाने टाइम देखियो ना लोग खाना वाना बनते रहता है, तो वो बोलेगा यार हम लोग तो ये लोग से ज़्यादा अमीर है, लोग के पास तो खाने का भी नहीं है। देखो तो गरीबी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म हो जाएगा, तो पॉवर्टी बहुत सब्जेक्टिव टर्म हो जाएगा। तो पॉवर्टी को डिफाइंड किया गया है, गरीबी का मतलब होता है अ कंडीशन वेयर अ पर्सन इज अनएबल टू मीट इट्स बेसिक नेसेसिटी। समझ में आए, डिटेल में भी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पॉवर्टी का मतलब वो कंडीशन जब एक इंसान अपना बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा बात। अब बहुत कोई हम लोग यहाँ मान लो फ्लैट में रह रहे हैं, उसको लगता है यार हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग के पास 4 चक्का नहीं है, बाइक नहीं है, आईफोन नहीं है ना। वो बोलेगा हम तो गरीब है, हम लोग ना, अमीर फैमिली नहीं है हम लोग, है ना। तो गवर्नमेंट डिवाइड किया कि पॉवर्टी मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, तुम्हारे पास 4 व्हीलर नहीं है। वो लोग बोला है कि पॉवर्टी का मतलब होता है वो कंडीशन जहाँ पे आप अपना बेसिक ज़रूरतों को पूरी कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। अब देखो बेसिक ज़रूरत फिर एक सब्जेक्टिव टर्म हो गया। अब मेरा कोई इंसान का बेसिक ज़रूरत क्या है भाई, 3 टाइम का खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ठीक है। आज कोई बोलेगा नहीं मेरा बेसिक ज़रूरत का मतलब है हफ्ता में 2 दिन रेस्टोरेंट में जाके खाए, बाइक रहना चाहिए, महीना में 1 बार मूवी जाके देख ले, ये तो बेसिक ज़रूरत है, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट और इसको डिफाइन कर दिया है मॉनिटरी टर्म्स में कि भाई अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आप अमीर, इससे कम कमा रहे हैं तो आप, और ये भी डिपेंड करता है शहर और गांव में। गांव का अलग है और शहर का, क्योंकि गांव में खर्च कम है तो उस हिसाब से वहाँ पर गरीबी अमीरी का दायरा अलग है, शहर का खर्च अलग है। फिर कुछ डिफाइन किया गया है कैलोरीज इनटेक से कि आप दिन भर में कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, उस हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन किया गया। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, हम बस अभी तुम लोग को ये मीनिंग समझाने मांग रहे हैं, ये वर्ड क्या है, समझ में आ रहा है बात, क्या है नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों गरीबी है, कैसे खत्म होगा, सब पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं इनइक्वालिटी। तो पॉवर्टी का मतलब आ गया, इनइक्वालिटी का क्या मतलब है सर। इनइक्वालिटी का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जहां पे अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखो इंडिया में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखने को मिलता है, बुक में नहीं है कुछ, हम तो बस अभी हेडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम लोग को। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब द डिफरेंस बिटवीन गरीबी एंड अमीरी, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। जैसे अपना इंडिया में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है ना, एक तरफ देखो तो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं अडानी अंबानी लोग, और एक तरफ तुम देख लो जनरल कंपार्टमेंट रेलवे का आदमी लोग है, किसी का सर के ऊपर पैर, किसी का पैर के ऊपर सर, है ना। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखो देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इनइक्वालिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन गरीबी एंड अमीरी। समझ में आ रहा है, एक कंट्री में कितना गैप है अमीरी और गरीबी के बीच में। डेवलप कंट्री में ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा तुमको। अमेरिका चले जाओ, ऐसे नहीं है कि अमीर जो है एकदम एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहा है और गरीब जो है फुट में बैठा हुआ, नहीं है।
बट जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया ले लो, समझ में आ रहा है, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ये सब में गरीबी और अमीरी के बीच का डिफरेंस तुमको बहुत देखने को मिलता है। और थर्ड आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, समझ में आया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सभी को पता है, अभी हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बस यही 3 चीज़ के ऊपर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये था चैप्टर का रिकैप, समरी। अब आते हैं डिटेल में। चलो, पॉवर्टी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? अंडरलाइन, पॉवर्टी इज द अनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। बोले पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन है जहां पे अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉवर्टी। It can be defined as a socio-economic phenomena in which a section of people of a country is unable to fulfill the basic necessity of life, such as food, shelter, cloth, health facility and education. अब देखो बेसिक नेसेसिटी क्या था, ये वक्त के साथ साथ बदलता है। जब कंट्री आज़ाद हुआ था उस वक्त बेसिक नेसेसिटी था रोटी, कपड़ा और मकान। देखो ना, बहुत सारा पिक्चर भी बन गया इसके ऊपर, रोटी, कपड़ा, मकान। आज सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नेसेसिटी नहीं है, आज एजुकेशन भी बेसिक नेसेसिटी है ना, कि तुम्हारे पास बेसिक एजुकेशन रहना चाहिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कट गया तो मट्टी लगा के ठीक कर रहे, नहीं, इतना रहना चाहिए कि अगर कट वट गया तो उसमें दवाई लगा के, इतना हैसियत रहना चाहिए कि अगर कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ तो बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। बीमार है तो दवाई खरीद सके, घर में कोई है तो उसको, बच्चा है तो उसको पढ़ाने का पैसा हो सके। तब हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पॉवर्टी लाइन से बाहर है, पॉवर्टी से बाहर है। अगर ये सब फुलफिल वो नहीं कर पा रहा है तब वो पॉवर्टी में है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो, पॉवर्टी 2 तरीका का होता है। तो पॉवर्टी का मतलब जहां इंसान अपना बेसिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। अब ये 2 तरह का है, पॉवर्टी 2 टाइप का है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। सर ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी का मतलब तो समझ में आ गया है, नॉर्मल लैंग्वेज की पॉवर्टी मतलब है गरीबी, ठीक है ना। अब ये 2 तरह का है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी मिनिमम सब्सटेंस रिक्वायरमेंट्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर आर डिटरमाइंड, then these quantities are expressed in money terms by multiplying with their respective prices. Summing up, a figure is expressed. The people earning those income are considered less than those income are considered in to be living in absolute poverty. अब देखो ध्यान से समझो, इसको हिंदी में समझा रहे हैं, अभी इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा। एक इंसान को खाने पीने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग सुबह का नाश्ता करेंगे तो भाजी पूड़ी खा लेंगे तो 10 रुपया उसमें लग जाएगा। दिन में अगर दाल चावल सब्जी खाए तो 30 रुपया उसमें लग गया, है ना। शाम का अगर नाश्ता किए 2 सिंघाड़ा खाए 10 रुपया उसमें लग गया। रात का भी अगर रोटी भाजी खाए तो 20-30 रुपया लग गया। तो मिला जुला के तुम सुबह उठोगे तो भाई खाओगे ना कुछ, 2 भाजी पूड़ी तो आदमी खाएगा ना भाई, उठ के भाजी पूड़ी हो गया या हलवा पूड़ी हो गया, कुछ तो खाएगा। तो मान लो 2 हलवा पूड़ी अगर तुम सुबह खा लिए, अब दिन में तुम चावल, दाल, आलू का भाजी, सब्जी कुछ तो खाओगे ना। शाम में तुम हल्का फुल्का बिस्किट चाय वाय तो लोगे, रात में फिर तुम 2-3-4 रोटी तो खाओगे, समझ में। तो इतना तो तुमको बेसिक करना पड़ेगा। अब ये पूरा खाने पीने का जो खर्च है 3-4 टाइम का मिला के मान लो आ जा रहा है दिन भर का 80-90 रुपया। अगर कोई इंसान 80-90 रुपया कमा लेता है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर है, नहीं कमा पा रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। अब देखो, जिंदा रहने के लिए तो एक टाइम का भी उसको कोई खाना दे देगा तो वो मरेगा नहीं, बट बेसिक लाइफ नेसेसिटी के लिए उसको कुछ इनटेक तो करना होगा ना भाई। 3 टाइम का खाना तो बोलते हैं 2 टाइम का तो खाना खाएगा ना, 1 टाइम में खाएगा तो क्या जिंदा नहीं रहेगा? 1 टाइम में भी आदमी जिंदा रह जाएगा। तुमको अगर डेली रात टू रात भी खाना रहेगा तो तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। बट जनरली आदमी को भाई 2 टाइम का खाना है, सुबह का नाश्ता तो चाहिए ना, शाम का बहुत कोई हम लोग शाम का नाश्ता भी कर लेते हैं, सुबह का नाश्ता भी कर ले रहे है ना, फिर 12 बजे भी भूख लग जा रहा है। तो वो लेकिन एक वो क्या, कोई मान लो हर टाइम खा ही रहे, बट इंसान की एक बेसिक ज़रूरत तो है ना भाई कि 3 टाइम, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। तो ये 3 टाइम खाने के लिए तुमको जो पैसा चाहिए, अगर तुम उतना कमा ले रहे हो तो ठीक, नहीं कमा रहे हो तो तुम हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। कौन सा पॉवर्टी में? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हो तुम।
ठीक है। तो मिनिमम जो तुमको इनटेक करना है, दाल चावल आटा मैदा, समझ में आ रहा है, सब्जी गोश्त, अगर तुम उतना अर्न कर ले रहे हो, वो सबका वैल्यू को मनी में एक्सप्रेस किया जा रहा है, उतना तुम अर्न कर ले रहे हो तो ठीक, नहीं तो तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हो। अब आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, हम रह रहे हैं एक मोहल्ला में जहां पे सबके पास BMW कार है और मेरे पास नैनो है, टाटा नैनो, तो क्या हम गरीब हो गए? अब नैनो कार तो है ना, यहाँ तो आदमी लोगों के पास कार भी नहीं है, साइकिल से जा रहा है, रिक्शा से जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो मेरे पास कार है तो, लेकिन हम जो एरिया में रह रहे वो एरिया में सबके पास BMW है और मेरे पास क्या है? नैनो है। निकालने में शर्म लग रहा है। तो हम पॉवर्टी में है। कौन सा पॉवर्टी में? रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं है, भूखा नहीं मर रहे हम, लेकिन हम कौन सा पॉवर्टी में है? रिलेटिव पॉवर्टी। हम लोग इंडिया में ज़्यादातर लोग कौन सा पॉवर्टी से परेशान है? रिलेटिव पॉवर्टी को, है ना। अगर मान लो हम भूखा है, कोई टेंशन नहीं, मेरा सामने वाला भी भूखा है। अब मेरा घर में अगर मान लो गोश्त बन रहा है और उसके घर में सब्जी बन रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर तेरा सामने वाला का घर में गोश्त बन रहा है, सब्जी, है ना, अगर सब मिलकर ऑटो में जा रहे हैं कोई बात नहीं। अगर सामने वाला कोई घर वाला लोग ले लिया कार, तब टेंशन है, तब अपना गरीबी का एहसास होता है कि हम लोग गरीब है यार, वो लोग देखो कार ले लिए। तो कौन सा पॉवर्टी हो गया ये? रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आया ना बात? चलो अब आते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा। न्यूज देखकर बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में इतना % पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीबी रेखा क्या है? कोई लाइन वाइन है क्या? ये कोई फिजिकल लाइन है? नजर आ रहा है यहाँ पे इससे ऊंचा इससे नीचा? पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू द वैल्यू, टू द मनी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। People who earn or who cannot earn this amount are considered to be living below poverty line। अच्छा देखो, बहुत कोई का घर में राशन कार्ड होगा, तो राशन कार्ड दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है BPL राशन कार्ड। देखिए BPL, तो BPL मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड। बहुत कोई अच्छा आदमी लोग भी बना लेते हैं। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है तुमको गुजारा करने के लिए जितना मिनिमम पैसा का ज़रूरत है, अगर आप उतना कमा ले रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। अगर आप उतना नहीं कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमको खाने पीने ठीक ठाक ज़िंदगी बसर करने के लिए महीना का 8,000 रुपये चाहिए, तो अगर तुम 8,000 से ज़्यादा कमा ले रहे हो तो तुम अबव पॉवर्टी लाइन हो। अगर तुम्हारा इनकम 8,000 से कम है तो तुम बिलो पॉवर्टी लाइन हो। समझ में आ रहा है बात? तो वो पर्सन जो एक मिनिमम अमाउंट जो उसका रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है, आपको मान लो 8,000 कमाने वाला, क्या तुमको क्या लग रहा हो जाके अरसलान में बैठ के खाएगा या वो जो है दिल्ली मुंबई घूमेगा प्लेन से? लेकिन हाँ इतना है कि वो भूखा नहीं मरेगा, है ना, खाना वाना खा लेगा, ठीक ठाक अपना गुसर बसर उसका हो जाएगा। तो अगर उतना मिनिमम कमा लेता है वो, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। उससे नीचे तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर। तो देखो ये जो अमाउंट है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। अमाउंट जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। देखो 20 रुपया पर मंथ था पॉवर्टी लाइन का इनकम 1960-61 में। तो अगर 1960-61 में कोई आदमी महीना का 20 रुपया कमा ले रहा है तो सरकार बोलता है तुम गरीबी रेखा से बाहर हो। महीना का 20 रुपया 1960 में। उससे कम कमा रहा है तो वो क्या है? गरीबी रेखा से नीचे। उससे ज़्यादा कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। समझ में आ रहा है बात? 1960 का है, ठीक है। बट अब तो टाइम चेंज हो गया है ना, अब तो वक्त बदला है। तो अभी जो लेटेस्ट दिया हुआ है 2000 का, तो 2000 में बोला गया है अगर आप महीना का गांव में अगर आप रह रहे हैं और अगर महीना का आप 328 रुपया कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। 2000 का 1999 to 2000, अगर उस वक्त आप महीना का 328 रुपया कमा रहे हो तो आप गांव में हो तो गरीबी रेखा से बाहर हो, और शहर में हो तो ये अमाउंट हो जाता है 454 रुपया पर पर्सन
फैमिली का नहीं, जैसे कि मान लो अगर मेरा फैमिली में 5 आदमी है तो मेरा मिनिमम 454 इंटू 5 कर दो पर पर्सन। अगर 454 रुपया आप गांव शहर में रह के कमा रहे थे 2020 में, तो क्या था वो, आप गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक है, अभी ये अमाउंट और बदल गया है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट हमको फिगर पता नहीं है, बट अभी तो चेंज हो गया, तो 20 साल पहले वाला है। और कैलोरीज इनटेक में बोला है, अगर कोई गांव में रहने वाला लोग है और वो 2400 कैलोरी दिन भर का इनटेक कर रहा है तब वो गरीबी रेखा से बाहर है। शहर में है तो अगर वो 2100 कैलोरी इनटेक कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। अच्छा देखो, इनकम में गांव में इनकम कम था, शहर में इनकम ज़्यादा था, लेकिन खाना का मुकाबले में गांव में कैलोरी ज़्यादा है, शहर में कम है। क्या, क्यों रीज़न है ऐसे? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, गांव का आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना कंपेयर टू शहर का। हम लोग का ज़्यादातर काम क्या होता है, फिजिकल वर्क नहीं रहता है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुला जा रहा है, घर में हम लोग बैठ के लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहे, खा भी ज़्यादा रहे है ना, अच्छा मतलब खाना खा रहे। अब जो शहर में रहा वो बेचारा खेत में जाके काम कर रहे हैं, सुबह सुबह डेली अपना बकरी लोग को ले आके खेत में चरा रहे हैं, फिर शाम में उसको लेके आ रहे हैं, ट्यूबकल से पानी निकाल रहे हैं, लेके जा रहा है, तो उसका तो मेहनत ज़्यादा है ना, तो उसको इनटेक भी ज़्यादा चाहिए। तो कैलोरीज के हिसाब से अगर तुम गाँव में रह रहे हो तो तुम्हारा मिनिमम कैलोरी इनटेक 2400, शहर में रह रहे हो तो 2100। अगर इतना आप कंज्यूम कर ले रहे थे 2000 में तो आप पॉवर्टी लाइन से बाहर थे। और इनकम के हिसाब से अगर गांव में आप 328 और शहर में 454 पर पर्सन महीना का आप कमा ले रहे तो आप बाहर हो। तो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी है वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड गरीबी देखने के लिए। ठीक है ना। अब देखो, स्टडीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये गरीबी के बारे में बहुत स्टडी हुआ है इंडिया में, अलग अलग कमीशन, अलग अलग लोग, अलग अलग इकोनॉमिस्ट स्टडी किया है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आ भी रहा, एमसीक्यू में देखे ना बहुत सारा था, इसमें से कौन सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर स्टडी किया, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी किया, तो नाम याद रखना है। तो कौन कौन स्टडी किया है पॉवर्टी के ऊपर? एक किया डांडेकर एंड रथ, प्रोफेसर VM डांडेकर एंड प्रोफेसर NK रथ, ये लोग स्टडी किया था पॉवर्टी लाइन के ऊपर। ठीक है ना। ये लोग क्या स्टडी किया था, नाम याद रखना, और क्या स्टडी किया था, उसका स्टडी क्या था वो याद रखने का जरूरत उतना डिटेल में अगर रख लेते हो तो बहुत अच्छा है, बट इतना तो मिनिमम याद रखना होगा। डांडेकर एंड रथ, ये लोग किस चीज में स्टडी किया था? पॉवर्टी लाइन के ऊपर। ये लोग क्या बोला था, ये लोग प्लानिंग कमीशन का जो डेफिनेशन था ना 20 रुपया पर महीना का, इसको चेंज करके बोल दिया था 15 रुपया पर महीना गाँव में, और शहर में 22 रुपया 50 पैसा पर महीना अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है, इन लोग के स्टडी के अकॉर्डिंगली, डांडेकर एंड रथ। उसके बाद आता है ओझा, PD ओझा, ये कैलोरीज में मेजर किए, बोले अगर कोई इंसान 2250 कैलोरी पर डे इनटेक कर रहा है तब वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। ठीक है ना। उसके बाद मिन्हास, प्रोफेसर BS मिन्हास, ये भी पॉवर्टी के ऊपर स्टडी किए थे। ठीक है, ये भी पॉवर्टी के ऊपर स्टडी किए थे, सर्वे किए थे ये। ठीक है ना। सर्वे में ये अपना बताए थे कि कितना % पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो मिन्हास भी क्या स्टडी किया था? पॉवर्टी के ऊपर स्टडी किया था। फिर आते हैं बर्धन, प्रोफेसर बर्धन, ये भी स्टडी किए थे किसके ऊपर? पॉवर्टी के ऊपर। आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये रूरल पॉवर्टी के ऊपर स्टडी किए। ठीक है। उसी तरह गौरव दत्त एंड मार्टिन रेवेलियन, ये लोग भी किसके उसके ऊपर स्टडी किए? पॉवर्टी के ऊपर। अब देखो, इन लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में आया है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो आया ना, क्वेश्चन में लिखा है, एग्जाम में आ रहा था। हेड काउंट रेशियो का क्या मतलब है सर? In this method, the number of person below the poverty line is estimated and the number is expressed as a percentage of total population. अब देखो, हेड काउंट मेथड में क्या हुआ है, टोटल मान लो इंडिया का पॉपुलेशन है 100। इंडिया का कितना पॉपुलेशन है? 100 लोग इंडिया में रह रहे हैं। और हेड काउंट रेशियो में क्या किया गया है, गिना गया कितना आदमी पॉवर्टी लाइन के अंदर है, तो जोड़ा गया
40 आदमी, 40 आदमी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। टोटल कितना है 100, कितना आदमी नीचे है पॉवर्टी लाइन के 40। अब इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया 40/100 × 100, तो कितना परसेंट हो गया 40%। तो 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। अब ये देखो हम तुमको 100 लेके समझाए तो इजीली समझ आ गया। अब एग्जैक्टली तो फिगर जैसे कि इंडिया का मान लो 140 करोड़ है, अब इसमें से मान लो 20 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो 20 करोड़ 140 में, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। कैसे निकलेगा, परसेंटेज निकाले है ना, तो 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 140 करोड़ इंटू 100, तो कितना परसेंट आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, जितना भी आ रहा है उतना परसेंट हो गया पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो इस तरह से जब पॉवर्टी काउंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो किसमें यूज होता है, पॉवर्टी का हाँ, आपको चप्पल पता नहीं हमको, अम्मी तो अपना चप्पल पहन के, आपको चप्पल पहन के क्यों जाएगी, ये अम्मी तो अपनी चप्पल पहन के गई है। अब यही भी है, तुमको पता नहीं, अब आगे तो पता चलेगा, ऐसे तो पहन के नहीं जाती। तो ठीक है ना, हेड काउंट रेशियो मेथड समझ में आ गया। तो हेड काउंट रेशियो एक मेथड है जिसमें पॉवर्टी को मेजर किया जाता है इन परसेंटेज। इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा तो ठीक है। तो इन दिस में व्हाट इज हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो इज अ मेथड टू मेजर पॉवर्टी। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ परसेंट्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इज calculated and this number is expressed as a percentage of total population. In this way percentage of population below the poverty line is calculated. Clear हुआ point, समझ में आया। तो चलो नाम याद रखने, एक बार नाम याद कर ले, दांडेकर एंड रथ, ओझा, मिन्हास, बर्धन, आलूवालिया, गौरव दत्त एंड मार्टिन रेवेलियन, ये लोग क्या कॉन्सेप्ट दिया है, किसमें स्टडी किया है, पॉवर्टी के ऊपर। ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो का क्या मतलब है ये हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो दो चीज देखने को मिला है। पहला परसेंटेज ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज डिक्रीज। वो लोग जो गरीबी रेखे के नीचे थे वो लोग का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, बट एब्सोल्यूट नंबर में वो लोग बढ़ रहा है। क्या मतलब है सर, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ कैसे रहा है। देखो पहले मान लो 10 लोग था तो 10 में से 4 लोग जो थे गरीब थे, तो 40% लोग गरीब थे। पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 15, अब जो है 5 लोग गरीब है, तो पॉपुलेशन देख लो तो 40 से घट के हो गया 33.33%। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन तो बढ़ गया ना पॉवर्टी में, पहले 4 था अब कितना हो गया 5। समझ में आया है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज डिक्रीज, बट नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज इंक्रीज, क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल काम ठीक हो रहा है, परसेंटेज जो है वो नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहा है। क्लियर पॉइंट। चलो अब कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सर रीजन क्या है, इतना गरीबी देखने को मिल क्यों रहा है हिंदुस्तान में या इंडिया में, इतना गरीबी क्यों है। चलो एक एक करके सब रीजन बताएगा, साहिल से स्टार्ट होगा। क्यों गरीब हो तुम इतना, हाँ आबादी बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन या रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत अच्छा है ना भाई। आबादी इतना बढ़ रहा है तो आबादी जो तेजी से बढ़ रहा है तो आबादी को खिलाने के लिए अनाज और देने के लिए रोजगार तो उतना तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, तो लोग भूखमरी हो जा रहे हैं, भूखमरी ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। देखो गांव में ज़्यादा भूखमरी है या शहर में, गांव में है ना, गांव में। रीज़न क्या है, क्योंकि गांव में फैमिली साइज बहुत बड़ा, शहर में क्या है एक माँ बाप, एक बेटा या 2 बेटा या बेटी, बस 2 या 3 बच्चा। गांव में 6 बच्चा 7 बच्चा,
है ना, 11 बच्चा, बोलो तो क्या होगा, वहाँ पे भुखमरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हाई ग्रोथ रेट भी जो है ये रीज़न है पॉवर्टी का। चलो अब दूसरा और बताओ, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। मेन पॉइंट को लाइन से नहीं जा रहे, मेन पॉइंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना जोरदार, इतना भारी तरीका से है, इतना तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट तुमको देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा लेवल में। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पैसा थोड़ी ना वो पेड़ से जाके तोड़ेगा, गरीबी अपना कैसे मिटाएगा वो, कमा कर। कमाने का जरिया ही नहीं है, जॉब नहीं है, तो भुखमरी है। कोई आदमी मान लो बहुत ज़्यादा कमा रहे तो क्या गरीब रहेगा वो, पॉवर्टी में रहेगा? पॉवर्टी में कौन रहेगा? जिसके पास काम नहीं है ना। दूसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है इन्फ्लेशन। आप लोगों को 5 पॉइंट पढ़ना है, कितना? बस 5 पॉइंट। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। महंगाई इतना तेजी से बढ़ रहा है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक इंसान 10,000 कमा रहा था, तो घर ठीक ठाक चल जा रहा था। अब इन्फ्लेशन इतना महंगा हो गया, महंगाई इतना तेजी से बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ गया है कि 10,000 कमाने वाला भी अब आज के डेट में गरीब है ना। कोई अगर 10,000 कमा रहा है, कोई बाप अपना बेटी नहीं देगा उसको, लेकिन तो 10,000 कमा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इतना तेजी से, महंगाई बढ़ रहा है। समझ में आया बात? तो ये है तीसरा रीजन गरीबी का। चौथा, लो रेट ऑफ ग्रोथ या लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखो हम लोग का नेशनल इनकम या इकोनॉमी उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा। इकोनॉमी जब ग्रो करेगा तेजी से तभी तो गरीबी हटेगा। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहे उतना तेजी से, और इकोनॉमी का नहीं ग्रो करने के वजह से ही क्या हो रहा है? गरीबी बढ़ रहा है। अब मान लो पॉपुलेशन बढ़ रहा है 10%, तो इकोनॉमी ग्रो हो रहा है 2%, 3%, तो बाकी 8% लोग जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो गरीबी में ही रहेगा। हाँ, अगर इकोनॉमी मान लो एक पॉपुलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो घर में 2 आदमी हैं, अब 2 से मान लो 4 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर उसका इनकम भी डबल हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमा अभी भी वो 10,000 है और उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, फैमिली में मेंबर्स बढ़ गया, तो क्या होगा? गरीबी हो जाएगा। एंड इसलिए देखो ज़्यादातर लड़का लोग शादी के बाद गरीबी में क्यों चले जाते हैं? बेचारा 10-15 हज़ार कमा रहा था, बिंदास घूम रहा, फिर रहा, खा रहा, पी रहा, शादी कर ली, अभी 10-15 हज़ार कमा रहा, खाने वाला एक आदमी आ गया, अब गरीबी रेखा का नीचे। शादी से पहले वो गरीबी रेखा के ऊपर था, शादी करने के बाद गरीबी रेखा के नीचे चला गया वो, है ना। क्यों? क्योंकि ग्रोथ उसको उतना तेज़ी से हुआ नहीं और पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है। देखिए उसके बाद इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो इंडिया में जो ग्रोथ हो भी रहा है ना, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ देखने को मिल रहा है। अडानी डेली 1600 करोड़ रुपया कमा रहा है, और यहाँ पर अपना मोहल्ला का एक आदमी डेली का 160 रुपये भी दिन का नहीं कमा पा रहा है ना। अब तो इंडिया ग्रो किया, इंडिया ग्रो नहीं किया, सिर्फ अडानी ग्रो किया है ना। तो जो इनकम जनरेट हो रहा है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है इंडिया में। कुछ जो लोग हैं इंडिया में, 90% वेल्थ 1% लोगों के हाथ में है, नहीं 70% वेल्थ, 70% इंडिया का जो वेल्थ है वो 1% लोगों के हाथ में है, और रिमेनिंग 99% लोगों के पास 30% वेल्थ है। बोलो, मतलब मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 10 आदमी बैठ के, तो मेरे पास 70 रुपये है और तुम लोग 9 लोगों के पास मिला के 30 रुपये है, तो कितना एक गलत बात हो गई है ना। अब देखो देखने में तो बोलने लगेगा कि यार यहाँ पे इन लोगों के पास 100 रुपया है, लेकिन 100 में से 70 रुपये तो एक ही आदमी के पास है, बाकी सबका हालत खराब है। तो इस वजह से इंडिया का पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। अमीरी और गरीबी में बीच इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ फॉल्टी प्रोग्राम, इनएडिक्वेट एंड फॉल्टी प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो भी प्रोग्राम आया हुआ था वो सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, और प्रोग्राम में भी कुछ गड़बड़ है। इस वजह से पॉवर्टी इंडिया में और बढ़ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए राशन कार्ड वाला सिस्टम आया, बीपीएल कार्ड, 2 रुपया केजी में चावल ले जाओ। हम पर्सनली बहुत सारा फैमिली को जानते हैं जो जाके संडे डोमिनोज, केएफसी में बैठ के खाता है और बीपीएल से जाके चावल उठा रहे हैं,
मिस यूज़ हो गया। और जो बेचारा सच में जिसको ज़रूरत है 2 रुपये केजी का चावल, तो उसका राशन कार्ड ही नहीं बन रहे। और जो जाकर मॉल में खा रहे, घूम रहे, फिर रहे, वो जाके ले रहे। उसी तरह सेम देख लो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करता है। तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं फ़ोन लेने के लिए, तुम लोगों को मिल रहा है ना स्कॉलरशिप फ़ोन लेने के लिए। अब उसमें क्या हो रहा है, पैसा ले लिया और पैसों को दूसरा काम में लगा दिए, फ़ोन ले ही रहा नहीं कोई। फ़ोन ऑलरेडी सबके पास है। अब तुम लोगों को कन्याश्री का 25-25 हज़ार रुपये मिला होगा या मिलेगा भी, है ना। अब उसमें क्यों मिला गया, पढ़ाई में खर्च करने के लिए। अब जैसे ही आगा बस उससे एक तो झुमका बना लिया या चेन बना लिया। घर वाले बोलेगा लाओ बाबू दो, चेन बना के रख दे रहे गोल्ड का। वो गवर्नमेंट क्यों दिया है, वो पढ़ाई में खर्च करने के लिए। तो क्या हो रहा है, प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम है ना, या सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है वो। तो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। तो समझ में आ गया रीज़न क्यों, क्या कॉजेज है पॉवर्टी का इंडिया में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कॉज क्या है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो रेट ऑफ ग्रोथ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनएडिक्वेट एंड फॉल्टी प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। 5 पॉइंट कोई भी याद रखना है, लिख देना है 5 मार्क्स, ठीक है। हेडिंग लिख के उसको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा, अपने वर्ड में भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये सब एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अगर तुम खोल कर देखोगे तो तुमको नज़र आ जाएगा। ये सब ऑलरेडी एग्जाम में 5-5 मार्क्स में आया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, देखो ऐसा नहीं है। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट निकाला भी है, और इस वजह से थोड़ा कम भी हुआ है। आज से 50 साल पहले इंडिया में जितना भूखमरी था, आज है क्या, कम हो गया ना। तो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि कुछ रोल नहीं है, कुछ रोल किया है, थोड़ा बहुत निकाला है। तो क्या क्या, चलो देख लेते हैं। एक है MNP प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट बोला था मिनिमम नीड्स हम सबका फुलफिल करेंगे। मिनिमम नीड्स मतलब ही नहीं कोई जाके बोलेगा भाई हमको जो है एक तो जो है टैप दिला दीजिए, मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो नहीं। मिनिमम नीड्स में गवर्नमेंट बोला है कि जैसे कि एडुकेशन, प्राइमरी एडुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है, बेरोजगार बेघर वाले लोग को घर देना हो गया, है ना। गांव में पैसा मिलता है ना घर बनाने के लिए, मिलता है ना 50,000, 1 लाख, जिसको नहीं भी ज़रूरत रहता है वो भी ले लेते हैं। फिर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज, ताकि फार्मर्स लोग को हेल्प किया जा सके। अर्न करेगा उन लोग तो गरीबी से बाहर आएगा, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ हम तुम लोग को इम्पोर्टेंट बताते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1977 में। इसमें क्या था, काम करो बदले में अनाज ले जाओ, काम के बदले अनाज, ठीक है। फिर था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहां पे लोगों को रोजगार देने का बात किया गया, एम्प्लॉयमेंट देने का बात किया गया। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब गांव में वो लोग जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है उन लोगों को रोजगार देने का प्रोग्राम चालू किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नाम याद रखना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए लागू किया गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको लागू किया गया। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PM रोजगार योजना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एडुकेटेड अर्बन यूथ, मतलब शहर में रहने वाला लड़का जो पढ़ा लिखा है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना कि लो भाई कुछ पैसा लो, स्टार्ट करो काम। आज भी है WBMDFC में, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड में। और मान लो कोई मुस्लिम लड़का या लड़की है या क्रिश्चियन, मतलब माइनॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब जो हो गया, पारसी, इन लोगों का कोई ये है इंसान है, अगर कोई चाह रहा है बिजनेस करने तो उसको 5 लाख रुपया तक का, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड करता है वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
फिर पीडीएस लागू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि भाई सबको रोजगार दे तो नहीं सकते हैं तो खाना देंगे। चावल आटा देखते हो ना, 2 रुपये के जी 3 रुपये के जी में एक आदमी के पीछे। पहले तो केरोसिन ऑयल भी मिलता था, अब तो ऑयल नहीं मिलता है, अब तो गैस हो गया सब घर में। तो पहले तेल भी देता था, दाल देता था, चीनी देता था, अब तो सिर्फ आटा चावल हो गया। पहले दाल हम भी जाते थे अपना दादी के साथ लाने, हम लोग का राशन कार्ड था वहाँ से लाने जाते थे छोटे थे जब, तो उसमें चावल आटा दाल उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा लेता था, अब तो एकदम फ्री कर दिया, कोविड के बाद से पूरा फ्री कर दिया, मतलब जिसका बीपीएल कार्ड है। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमडीए मिड डे मील। मिड डे मील जो था, जो तुम लोग में से जो गवर्नमेंट स्कूल में है तुम लोग को मिलता होगा। हम जब गांव गए थे ना तो वहाँ पर लड़का लोग बैग में लेके जाता था प्लेट, किताब नहीं है कोई, एक तो प्लेट है बैग में। छोटा छोटा मेरा भाई का बच्चा उन लोग जाते हैं, कहाँ है पढ़ने जा रहा है, बैग में लेके एक तो प्लेट है खाली, एक तो प्लेट एक तो ग्लास। तो ये बहुत गेम चेंजर था इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है, लगभग एक बार में करोड़ों, 12 बजे से लेके 2 बजे का टाइम के बीच में करोड़ों स्टूडेंट खाना खाता है। और इससे बहुत फायदा हुआ, एक तो पॉवर्टी कम हुआ, दूसरा स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ गया। बहुत सारा स्टूडेंट लोग तुम लोग में भी देखे होंगे, स्कूल इसलिए नहीं जा रहा पढ़ना है, खाना है, और बाप माँ भी भेज रहा जा 2 टाइम का खाना। दो बच्चे, मान लो किसी का गांव में 6 बच्चे 5 बच्चे, अब वो अपना घर में खिलाएगा, उससे अच्छे सबको स्कूल भेजोगा, वहां से खा के आओगे, है ना। तो इनरोलमेंट बढ़ गया। पहले क्या था, बच्चे लोग जाने ही नहीं मांगते थे, और अभी अलग अलग दिन में क्या, आज है जुम्मा फ्राइडे, आज जो अंडा मिलेगा, आज तो एकदम जाना है, मिस नहीं करना है, आज जो बिस्किट का पैकेट मिलेगा। तो मिड डे मील ये भी एक प्रोग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, समझ में आया। और अब तो कोविड में तो क्या हुआ था, राशन घर में पहुंचा दिया था गवर्नमेंट कि ठीक है स्कूल की तरफ से खाना नहीं बन पा रहा है, लोग घर में बना के खाओ, चावल आलू ये सब। ठीक है, उसी तरह स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है ना तुम लोग को, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप WBFGMC हो गया, WBCM हो गया, फिर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप हो गया। ये सब क्यों किया जाता है, ये सब क्यों किया जाता है, ये सब प्रोग्राम्स है गरीबी को खत्म करने का। लेकिन जिसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो गरीब है ही नहीं, गरीब लोगों बेचारे लोग को मिल रहा नहीं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MG नरेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, लॉन्ग में कभी कदार आ जाता है MG नरेगा। देखो अब इसको डिटेल में समझना, ये मिड डे मील और ये कांग्रेस का सबसे बेस्ट प्रोग्राम था, मिड डे मील और MG नरेगा, जो कांग्रेस गवर्नमेंट लागू किया था। MG नरेगा जो था पहले तो एन नरेगा, NREG, ये था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 में लागू हुआ था, जिसको बाद में चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसमें बोला गया है कि हर गांव में रहने वाला लोगों को, गांव में जो भी फैमिली है उस फैमिली का, हर फैमिली का एक मेंबर को गवर्नमेंट अपने तरफ से मिनिमम 100 दिन का काम देगा, और अगर 100 दिन का काम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो बैठा कर 100 दिन का पैसा देगा। अनस्किल्ड लेबर को, स्किल्ड लेबर को नहीं, अनस्किल्ड लेबर जो गांव में रह रहा है, अकॉर्डिंग टू MG नरेगा एक्ट, गवर्नमेंट बोला है गांव का फैमिली का मिनिमम एक मेंबर को हर घर का 100 दिन तक अनस्किल्ड काम प्रोवाइड करेगा, और अगर काम नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो फ्री में पैसा देगा 100 दिन का। ठीक है, मिनिमम वेज रेट होता है 300, 400, 500 जो भी है। देखते हो रोड में जो खुदाई उदाई का काम होता है तो उसमें जो है ना आदमी लोग को देखते हो ना, क्या ईटा पत्थर फेंकना, यहाँ वहाँ गांव में काम होता है, सरकारी जो काम होता है कंस्ट्रक्शन होगा, तो सब में जो वर्कर लोग काम करते हैं, सब कौन वर्कर रहता है, सब MG नरेगा का वर्कर लोग रहते हैं, अनस्किल्ड काम। समझ में आ रहा है। कभी कभार गांव में ज़रूरत नहीं है काम का, अब बैठा के पैसा देने पड़ेगा तो ज़बरदस्ती खुदाई करा लेते हैं, चलो खोदो, यहाँ खोदना चालू करो। बहुत सारा गांव में हम देखा ये भी चीज़ हुआ, अब बैठा के फ्री में तो पैसा नहीं दे सकते हैं ना, तो ठीक है खोद दो, कुछ ना कुछ काम में आ जाएगा, बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी पैसा तो देने होगा 100 दिन का। ये सब हुआ है गाँव में।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। तो देखो, तो हम लोग पढ़ लिए अलग अलग एक्ट। अब बोला जाए कि सर एक असेसमेंट दीजिए ना, ये सब जो प्रोग्राम था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या पूरा तरीके से सक्सेसफुल हो गया? अगर पूरा तरीके से सक्सेसफुल हो जाता तो गरीबी रहते ही नहीं यहाँ पे, या पूरा तरीके से फेल हो गया क्या? अगर पूरा तरीके से फेल हो जाता तो अभी तक हम लोग भी अभी गरीबी में रहते। तो इसका किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा? तो देखो, पहला, a major part of the benefits of various schemes did not reach the poor. In many cases the benefits have been apportioned by the influential person. देखो, इसका सबसे पहला अगर असेसमेंट किया जाए, ये सब जो प्रोग्राम है, जैसे कि अब देखो अभी लेटेस्ट एक प्रोग्राम लागू हुआ है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, किसी को नहीं पता? पीएम विश्वकर्मा स्कीम नरेंद्र मोदी लॉन्च किया अभी विश्वकर्मा पूजा के वक्त। इसमें क्या बोला गया, जो स्किल्ड वर्कर लोग हैं ना, जैसे कि कारपेंटर हो गया, कॉबलर हो गया, मेजन्स हो गया, पाइप का काम, प्लम्बर हो गया, इन लोगों के लिए ये स्कीम है। समझ में आ रहा है? लेकिन नहीं पता, कारपेंटर से पूछो, बोलेगा कहाँ है, नहीं पता। या कॉबलर से पूछो आप लोग के लिए स्कीम लॉन्च हुआ, बोलेगा कौन लॉन्च किया है, लो पैसा दो लॉन्च हुआ है, तो है ना, तो उसको नहीं पता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि प्रोग्राम या जो स्कीम्स है ना, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, और उसका फ़ायदा जनरली उठा ले रहे इन्फ्लुएंशियल लोग। जैसे कि अभी देखो ये लक्ष्मी भंडार वाला, देखो अब लक्ष्मी भंडार वाला जो गरीब है, जिसको सच में चाहिए 1000 रुपया या 500 रुपया महीना, जो उसको नहीं मिल रहा। अब कोई पार्टी कर रहा है, उसका बाइक में घूम रहा है, अच्छा घर है, वो अपना घर का जितना लेडीज है सबका अकाउंट खुलवा दिया, लो सबको 500 रुपया 1000 रुपया महीना आ रहा है। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम नीडी जिसको चाहिए उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा असेसमेंट किया जाए तो देयर इज लैक ऑफ गुडविल ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी भी कोई बहुत सता सवित्रा नहीं है, उन लोग की तरह से देखो लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उन लोग का दिल नहीं है। जैसे कि देखो ममता बनर्जी वो कार्ड निकाली ना, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड, मेरा जब अभी ऑपरेशन हुआ थोड़ा दिन पहले, तो हम बोला भाई कार्ड है, कार्ड टेंशन है। ममता तो बोली 5 लाख तक का कोई भी हॉस्पिटल में जाओ हो जाएगा। ले हम तो हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल बोले ये कार्ड चलेगा नहीं। समझ में आ रहा बात? तो मेरा पास तो कार्ड है, तो मेरा होना चाहिए था, नहीं यूज़ हुआ। उसी तरह देखो क्रेडिट कार्ड का बोल दी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 5 लाख तक का लोन, ये अब क्रेडिट कार्ड बनेगा कैसे, आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और जिसका बन भी जा रहा है तो उसको क्या लोन मिल जा रहा है? इतना इजी नहीं है। तीसरा, अब ये स्कीम जो है ये इमीडिएट एंड टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है, ये कोई परमानेंट हेल्प नहीं करता है लोगों का। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग के मोहल्ला में बहुत सारा क्लब है, जब तुम 10-12 पास करोगे तो वो क्लब वाला बोलेगा आओ हम लोग के पास सर्टिफिकेट देंगे, नाश्ता का पैकेट देंगे, एक तो फ़ोन दे देंगे, ये कर देंगे। तो ये जो तुमको टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, इससे क्या मोहल्ला का एडुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव होगा? वो जो एक स्टूडेंट के पीछे मान लो 1000, 2000, 3000 जो खर्च कर रहा है, 100 स्टूडेंट को बांट दिया, फ़ोन बांट दिया, ये बांट दिया, लैपटॉप बांट दिया, उससे बेटर है वही सब पैसा को रख के कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्किल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स बनाए, टेक्नोलॉजी बनाए, है ना, या कंप्यूटर सेंटर बनाए कि भाई हम जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं 10-12 का स्टूडेंट लोग के लिए, 50 स्टूडेंट को लेंगे फ्री में, क्वालिटी टीचर्स लोग को बुला के एडुकेशन देंगे, तो वो स्टूडेंट लोग का लाइफ में चेंजेस पैदा करेगा। और हम तुमको बुला रहे हैं 10 का बाद तुम जा रहे हो मार्कशीट ले गए, तुमको एक डब्बा दे दिया बिरयानी का, एक तो फ़ोन पकड़ा दिए और ढिंडोरा पीट दिए कि जो है हम लोग जो है इतना स्टूडेंट को फ़ोन बांटा, लैपटॉप बांटा। तो ये सब टेम्परेरी हेल्प है, ये सबसे पॉलिटिकल गेन होगा, तुमको मज़ा आ गया, अरे तेरा लैपटॉप मिल गया, फ़ोन मिल गया, बट तुमको लॉन्ग रन में कुछ बेनिफिट नहीं करेगा। उससे बेटर था तुमको जो 10,000 का फ़ोन दिया, मान लो 100 बच्चा को 10-10 हज़ार का फ़ोन दिए, तो 100 × 10,000 कितना हो गया? 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। वही 10 लाख रुपये को अगर यूज़ करता गवर्नमेंट या जो अपना मोहल्ला का जो भी है, तुम लोगों को पता है कौन कौन फ़ोन बांटा है इस बार क्लब से, वही 10 लाख को खर्च करके हो सकता है 4-5 टीचर को एम्प्लॉय करता, एक्सपीरियंस टीचर को, उन लोगों को जगह देता, बोलता आप लोग जो है कोचिंग सेंटर स्टैब्लिश कीजिए और फ्री में स्टूडेंट लोग को 1 साल पढ़ाइए, जो खर्चों का स्टूडेंट लोग फ्री में पढ़ेगा, हम लोग पैसा दे रहे, टीचर लोग रेडी हो जाता, हाँ भाई ठीक है चलो, तो स्टूडेंट लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता ना, ज़्यादा ये होता।
जैसे स्टार्टिंग में ESC किया था, वो बेटर वे था। अब तो ESC भी पैसा लेता है, स्टार्टिंग में बहुत साल तक फ्री में किया, वो फ्री में पढ़ाया है ना। तो वो एक काम हुआ कि हाँ इसमें कुछ परमानेंट हेल्प होगा। और ये सब जो है सब क्या है, टेम्प्रेरी हेल्प है। तो उसी तरह पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बहुत सारा टेम्प्रेरी हेल्प है, ठीक है। तो ये सब इसका असेसमेंट हो जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो अब हम लोग पॉवर्टी वाला पोर्शन कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग आते हैं बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। एक दिन वाला चैप्टर नहीं है, एक दिन और लग जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा ना। अगर हम सिर्फ रीड करके तो हम समझा देंगे, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कल किसी को कंटिन्यू कर लेंगे। कितना टाइम हुआ? ठीक है, 10 मिनट और क्लास कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो पॉवर्टी का अभी हम लोग पढ़े, तो पॉवर्टी का 3 सबसे बेसिक या बड़ा कारण है, जिसमें से एक है जो हम तुम लोगों को बताए बेरोजगारी, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और तीसरा है महंगाई। ये 3 सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी का, गरीबी का। तो अब इसको एलिवेट करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? पहला है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब देखो कुछ लोगों के पास, तुम गांव जाओगे तो ये कौन है, जमींदार चौधरी साहब, पूरा गांव इसी का। अब वो बैठ के खाया, उसके बाद उसका जो बेटा है वो बैठ के खाएगा, उसके बाद उसका बेटा का बेटा बैठ के खाएगा, और बाकी सब मोहल्ला वाला लोग वैसे रहेगा। तो लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। जो जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को ज़मीन प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। दूसरा माइनर इरिगेशन प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, अलग अलग जगह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चालू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूरल पॉपुलेशन डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तुम एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाओगे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, रूरल पॉवर्टी खत्म होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। आजकल देखो ज़्यादातर लोग जॉब जॉब जॉब, नौकरी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ सोचो। समझ में आ रहा है? अपना कुछ स्टार्ट करो बिजनेस छोटा मोटा। आपको देखो हम लोग सोचते अपना बिजनेस मतलब अभी तो 10-15 लाख रुपए लग जाएगा, नहीं, तुम कोई छोटा लेवल से स्टार्ट करो, है ना। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करना, परमानेंट एसेट प्रोवाइड करना, परमानेंट हेल्प प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करना। तो ये सब तरीका से पॉवर्टी रिड्यूस किया जा सकता है। चलो अब हम लोग आते हैं बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो हर जगह है, ऐसा नहीं यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, सब जगह है। बट जिसका बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी में, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब टाइप में, है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेरोजगारी का मतलब क्या है? बताओ। हाँ, काम नहीं करना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। वो उसको काम नहीं करने को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको तुम बुलाए काम करने, बोला जाओ हम नहीं करेंगे। हमको कोई नौकरी देने के लिए बुलाया कि आओ भाई तुमको जॉब दे रहे हैं, बोला नहीं हम नहीं करेंगे, तो क्या हम बेरोजगार हो गए? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझो। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन एन एबल्ड बॉडी पर्सन who is willing to work at the prevailing wage rate is unable to get work। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक एबल्ड बॉडी इंसान, मतलब फिजिकली ठीक ठाक इंसान, तंदुरुस्त इंसान, जिसको काम करना है मार्केट रेट में, और वो बेचारा काम करने मांग रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुमको काम करना ही नहीं है, दिन भर सो के रहना है, फोन घाटना है, और बोल रहा है भाई अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट तो तुम जात को खोज तो काम यार, मिलेगा तब ना, मिलेगा तो करो। अब तुम दिन भर घर में बैठ के रहोगे, बोलोगे हम अनएम्प्लॉयड, तो ऐसे थोड़ी होगा। उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोला जाता है।
समझ में आ रहा है बात? तो अनएम्प्लॉयमेंट जब एक ठीक ठाक इंसान जो काम करने के लायक है और जो काम करने मांग रहा है मार्केट रेट में, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तब वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे। पहला, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट जब तुम्हारा बेरोजगारी दुनिया को दिखता है, वो बेरोजगार जिसका बेरोजगारी दुनिया को दिख रहा है, उस बेरोजगार को हम लोग बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेचारा काम करने मांग रहा है, काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, बेरोजगार बैठा हुआ है और उसका बेरोजगारी रिश्तेदार लोग को दिख रहा है। अब रिश्तेदार लोग बेचारा ताना मार रहा है, देखो बैठा हुआ है घर में फ्री का खा रहा है, तो ये कौन सा बेरोजगार हो गया? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। है वो भी बेरोजगार, लेकिन उसका बेरोजगारी दुनिया देख नहीं पा रहे। अब कैसा हो गया इस टाइप का बेरोजगारी? मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो ग्रेजुएट कर लिया है, अब काम वाम उसको मिल नहीं रहा है। अब वो क्या किया, उसका पापा का एक दुकान था, पापा का दुकान में जाके बैठ गया। अब उसका पापा अपना दुकान से डेली का मान लो 500 रुपया कमा रहे थे, ये भी जाके दुकान में बैठ गया पापा का बगल में, हाँ हम भी दुकानदारी कर रहे लाइए। इसका जाने के बाद भी दुकान से कितना इनकम हो रहा है? 500। पहले भी कितना कमाई हो रहा था दुकान से जब पापा अकेला थे तो, और अभी ये जाके बैठ गया फिर भी दुकान से कितना कमाई हो रहा है? तो एक्चुअली इसका जाने से एक कुछ फायदा हुआ, तब ये है तो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, लेकिन इसका बेरोजगारी दुनिया को दिख नहीं रहा है। दुनिया को दिख रहा है कि लड़का अपना बाप का साथ मेहनत कर रहा है। इंडिया में इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखने को मिलता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और पढ़ाई के क्या कर रहे भाई, अभी पापा का साथ है, तो पापा का साथ तुम है नहीं, ज़बरदस्ती का है अपना बेरोजगारी छुपाने के लिए, है ना। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अगर वो गया है और उसके जाने की वजह से पहले पापा 500 रुपये दुकान से कमा रहे थे, हम जाके अपना कुछ दिमाग लगाए, एफर्ट लगाए और अब दुकान से 1000 रुपये इनकम आने लग गई है, तब हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, आई एम एम्प्लॉयड। बट मेरा जाने के बाद भी उतना ही इनकम हो रहा है, तो तुम्हारा कुछ तो प्रोडक्टिविटी हुआ नहीं जाने से, तो तुम बेरोजगार हो। बस घर वाला का ताना से बचने के लिए तुम जाके दुकान में बैठ रहे हो, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम काम वाम कर रहे हैं कुछ। क्लियर हुआ? तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। थर्ड आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है इकोनॉमी में और उस चेंजेस के वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या एग्जांपल होगा? देखो, हम लोग पहले तुम लोग अगर देखे होगे तो सूता जो सिलाई जो होता था, कपड़ा तो हाथ से सिलाई होता था, हाथ से सिलाई होता था ना, दर्जी लोग हाथ से सी रहा, बहुत पहले हाथ से सी रहा कपड़ा वपड़ा, तो बहुत सारा दर्जी लोग था बैठा हुआ। मान लो अगर एक शर्ट सीना है तो एक शर्ट सीने के लिए उसको दिन भर लग जाता था दर्जी को, तो हमको 10 शर्ट सिलाई करने के लिए 10 आदमी को काम में रखना पड़ता था। अब आ गया मशीन, सिलाई मशीन। अब सिलाई मशीन में पट 1 घंटे में सिलाई खत्म। अब जहाँ पे 10 आदमी लगता था 10 शर्ट सीने के लिए एक दिन में, अभी 2 मशीन बैठाए और 2 आदमी बैठाए, 10 शर्ट एक दिन में हो गया, तो बाकी 8 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। तो ये कौन सा बेरोजगारी है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया बात? फिर है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक इंसान काम में तो है लेकिन अपना एफिशिएंसी के हिसाब से उसको काम नहीं मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम एमकॉम करके, मास्टर्स करके, ठीक है, अब हमको जो है कहीं पे हम मिल रहा नहीं है काम, अब हम घर में बैठे बैठे परेशान, अब तो खाना पीना तो चलाना है ना, भूखा तो नहीं रह सकते। अब एक अपार्टमेंट में मान लो वॉचमैन का नौकरी आया, हम बोले कि सर 8000 दे रहे, ठीक है चलो बेकार बैठने से अच्छा जाके वॉचमैन का नौकरी कर ले रहे। अब जाके वहाँ पे हम वॉचमैन का नौकरी ज्वाइन कर लिए, तो हम एम्प्लॉयड है, काम खराब नहीं है, बट जो मेरा क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या हमको वॉचमैन का काम मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, है ना। बट हम कर रहे, तो हम जॉब में तो है बट हम अंडर एम्प्लॉयड है, मेरा क्वालिफिकेशन या स्किल के हिसाब से हमको काम नहीं कर रहे हम, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखो, हम एक जगह काम कर रहे हैं, अब वो जगह का काम हमको समझ में नहीं आ रहा है, यार ये बॉस बार बार खींचा खींची करते रहता है, सुबह शाम बात बनाते रहते हैं, वो पसंद नहीं यार, छोड़ दिए।
अब दूसरा जगह काम ढूंढ रहे हो। समझ में आ रहा बात? अब ये छोड़ के अब दूसरा जगह काम ढूंढने चले गए। तो पहला जगह छोड़े और दूसरा जगह ढूंढ रहे, तो दूसरा जगह हमको मिलेगा, संगे संग मिल जाएगा क्या? मान लो आज मंगल के दिन हम यहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या वेडनेसडे के दिन हमको वहाँ मिल जाएगा? हो सकता है हमको सैटरडे को मिले, संडे को मिले, मंडे को मिले। तो 5-6 दिन तो हम बेरोजगार रहेंगे ना। एक काम छोड़ के दूसरा काम ज्वाइन करने तक हम क्या रहते हैं? बेरोजगार। इस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब लेबर वन जॉब से सेकेंड जॉब में शिफ्ट करता है, तो फर्स्ट से लेके सेकेंड तक का शिफ्ट करने के दौरान वो क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड। इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देखो जो सीजन का काम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बहुत कोई जो है, हम ही लोग, मेरा ही काम ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सबका एग्जाम आने वाला है, अभी स्टूडेंट लोग ज़्यादा आएगा। जैसे ही फरवरी एग्जाम हुआ सबका, हम लोग 10 का ख़त्म, 12 का ख़त्म, है ना, बैचेस ख़त्म, तो 2 महीना या 1 महीने 3 महीने तक कोई पढ़ने वाला नहीं रहता है, तो हम ऐसे ही रहते हैं घर में बैठ के, है ना। फिर जब सेशन स्टार्ट होगा मार्च, अप्रैल से, मई से, जून से, फिर से वापस सब पढ़ने आएगा। तो 2-3 महीना तो हम बैठ के ना बेकार कुछ कर रहे नहीं है ना। और ये हर साल हो गई, सबके साथ होता है, ये नहीं कि अकेला मेरे साथ होता है, जितना भी कोचिंग पढ़ाने वाला लोग है सबके साथ होता है। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? सीजनल। ये सीजन में है हम सिर्फ। समझ में आया बात? उसी तरह मान लो जो मोहल्ला में शरबत बेच रहे हैं, अब देखो अभी तो जून जुलाई का टाइम होगा, शरबत का सेल बहुत ज़्यादा है। अब जब दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर में लोग शरबत बिकेगा, दिसंबर में बिकेगा, जनवरी में, तो मान लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी शरबत उसका सेल नहीं होगा, तो वो 3 महीना क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड है। तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। समझ में आया बात? उसी तरह ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है। हम तुम लोग को शहर वाला एग्जाम्पल इसलिए देख रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। तुम लोग गांव में थोड़ी रह रहे, जो गांव का एग्जाम्पल समझ में आएगा। बट सीजनल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है? गाँव में। ठीक है, अब गाँव में कैसे सर? देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक किसान हैं, अब हम खेती कर रहे, अब हम मान लो चावल का फसल उगाए, अब चावल का फसल हुआ, 3 महीना हुआ, काट दिए उसको, उसके बाद अब हमको मान लो गेहूं लगाना है। तो वैसे थोड़ी है आज चावल काटे कल गेहूं लाके बो दिए, 1-2 महीने तो खेत को खाली छोड़ना पड़ता है ना, ताकि वो अपना फर्टिलिटी वापस गेन करे। तो 1-2 महीने तक हम क्या करेंगे? बेरोजगार रहेंगे। कौन सा बेरोजगारी? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब फिर जब टाइम आएगा तो फिर स्टार्ट होगा टिलिंग एंड ऑन लैंड का। ठीक है, अब आते हैं वॉलेंट्री एंड अनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये कौन सा है? देखो वॉलेंट्री मतलब अपने मर्जी से, जब तुम अपने मर्जी से बेरोजगार हो, सुबह सो के उठ रहे 12 बजे, उठ के उसके बाद आराम से 2 घंटा चेक कर रहे कौन कौन मैसेज किया, व्हाट्सएप में क्या है, फेसबुक में क्या है, फिर 3 बजे खाना खाए, फिर से नींद आने लगा तो थोड़ा सो गए, फिर सो के उठे, शाम में निकले बाहर मोहल्ला घूमे, फिर थक हार के आए रात में, फिर खा पी के सो गए। तो तुम अपने मर्जी से बेरोजगार हो। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब तुम अपने मर्जी से बेरोजगार हो, ये हो गया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बट तुमको काम करना है, तुम एफर्ट डाल रहे हो, तुम जगह जगह जाके अपना CV डाल रहे हो, तुम अलग अलग लोगों से पूछ रहे हो कि भाई काम है तो दो, काम है तो दो, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तुम चाह तो रहे काम कर रहे बट तुमको मिल नहीं पा रहा। तुम बेरोजगार हो लेकिन अपने मर्जी से बेरोजगार नहीं हो। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो अर्बन एरिया, शहर में देखने को ज़्यादा मिलता है। सर अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखो वो लोग जिसको जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, देखो टोटल 150 लोग हैं जिसको फैक्ट्री में काम करना है, लेकिन फैक्ट्री वालों को ज़रूरत है 100 लोगों की, तो 100 लोग को ले लिया, बाकी 50 लोग क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है ये? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो लोगों को इंडस्ट्रीज में काम करना है लेकिन इंडस्ट्रीज को उतना डिमांड है ही नहीं लेबर का, जो उतना को वो ले, तो जो बच गया वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास काम नहीं है, जो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसके पास काम है नहीं, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? वो
एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो इंडिया में देखने को मिलता है ना, बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो जॉब नहीं है उसके पास, पढ़ा लिखा है लेकिन वो बेरोजगार है। तो कौन सा बेरोजगार हो गया ये? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया बात? फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से वो बेरोजगार हुआ। समझ में आया बात? और लास्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, हम लोग इसको छोटा एरिया में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के मोहल्ला में ईद के वक्त सब चीज़ का डिमांड, स्पेशली कपड़ा का डिमांड। कोहिनूर मार्केट में सांस लेने का भी जगह है, तुम सांस लोगे तो सामने वालों का मुंह में चले जाएगा, तू लेगा तो तुम्हारा मुंह में आ जाएगा, इतना भीड़ हो जाएगा, है ना? तो कपड़ा दुकान वालों को क्या चाहिए? सेल्समैन चाहिए, वर्कर चाहिए, है ना? बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट लोग पार्ट टाइम के लिए चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उसको पता है 2 महीना भी 3 महीना 2 महीना भीड़ रहेगा। शब बारात हुआ, भीड़ लगना चालू, है ना? इतना चांद रात तक पूरा चल रहा है, मतलब इतना भीड़, समझ जाओ, है ना? तो अब देखो ये बूम के पीरियड रहता है, ड्यूरिंग बूम, जब डिमांड अपना हाईएस्ट लेवल में है, वर्कर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। फिर ईद खत्म हुआ, डिमांड क्या हुआ? कम। तो डिमांड कम हुआ तो वर्कर्स इतना चाहिए नहीं, वर्कर्स को हम हटाना चालू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जैसे डिमांड बढ़ेगा, नेक्स्ट कोई सीज़न आएगा, मान लो बकरीद आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है, बारिफात आ रहा है, डिमांड बढ़िया, पूजा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है तो, या क्रिसमस आ रहा है तो डिमांड बढ़ गया फट से। फिर डिमांड बढ़ा, लोगों को हायर कर लिया हम, डिमांड खत्म हुआ, लोगों को निकाल दिए। तो जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, डिप्रेशन, जब डिप्रेशन मतलब वो पीरियड जब डिमांड एकदम कम है, तो जब डिमांड कम है, खरीदने वाला कम है, तो हम लोगों को काम से निकालेंगे ना भाई, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया बात? तो ये अलग अलग टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्लियर पॉइंट? अच्छा, क्या कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में? अगर तुमसे पूछे इंडिया में इतना बेरोजगारी क्यों है, बताओ, बोलो क्यों है बेरोजगारी इतना इंडिया में? वही सेम, पहला हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबको जॉब देना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है सरकार के लिए। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम जो पॉवर्टी में था। तीसरा, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। देखो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो लोगों को जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जो स्टूडेंट लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग वो पढ़ के निकाल लिए, उसको प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं है, तो उसको जॉब मिलेगा? या कॉमर्स के स्टूडेंट ले लो, हम लोग अकाउंट कर लिए, पूरा कॉपी में अकाउंट बनाने आ गया, लेकिन जब जॉब में गए तो अकाउंट समझ ही में नहीं आ रहा, कहाँ पे क्या टाइप करना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? तो फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत कम है। ये एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो पढ़ तो लिया वो, बट उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं आया। फिर है इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हम लोग जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं उससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है ना? अभी देखो ना, एआई के बारे में बहुत बात हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगा वैसे वैसे जॉब क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ऑटो पायलट वाला कार निकल रहा है, पहले अभी एक ड्राइवर है ना भाई, अभी तुम कार ले रहे हो, कार चलाने वाले एक ड्राइवर है। बहुत सारी कंट्री में टेस्ला जो है ऑटो पायलट वाला कार निकाल दी है, ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, तुमको कहाँ जाना है तुम मैप में सेट कर दिए, गाड़ी अपने से लेके चले जाएगा। इंडिया में भी नहीं आया ये। सोचो अगर ऑटो पायलट जो है वो कोहिनूर मार्केट में घुस जाएगा संडे का दिन, तो कहाँ होगा? परेशान। ड्राइवर नहीं चला पा रहा, वो क्या चलागा? ये अपना मोहल्ला में घुस गया ऑटो पायलट कार, पब्लिक लोग पहले घबराएगा, गाली किसको दे? यहाँ तो उबेर वाला को गाली दे के आदमी दिल का तसल्ली ले रहा है कि भीड़ लगाई तो दो उसको गाली, मार उसका गाली में, तो कोई है भी ना, गाली किसको देने, है ना? तो क्या है? इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये भी एक रीज़न है।
लैक ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अपने कंट्री में ऐसा कोई सूटेबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है नहीं। बहुत सारा बाहर कंट्री में क्या है मालूम है, तुमको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट, जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट तुमको पैसा देगा महीना। तो अगर ऐसा सिस्टम रहे तो गवर्नमेंट खुद चाहेगा भाई इसको जल्दी से काम खोज के दो, है ना। आदमी को कोई टेंशन नहीं, जा भाई नहीं है काम, बैठ के खा रहे, दो पैसे। तो इस तरह का अपना कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई भी आप 5 पॉइंट जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, कल फिर से इसी को हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। टिक कर दे रहे हैं हम। प्रॉब्लम है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। वीडियो को पॉज कर स्टॉप करके फ़ोन दे दो हमको।